ये यार वो अच्छा। तो अभी हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं कि आपके सामने इंजीनियरिंग मटेरियल की पहली स्लाइड आ चुकी है। तो ये कोर्स आउटलाइन जो है ये आपके सामने भी नज़र आ रहा है आपको। ये वाले जो नोट्स हैं ये सारे के सारे आपको जो हैं वो अपलोड मैंने कर दिए हैं, और आप उधर से यू कैन ईजीली गो एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। So there are two books which we will be studying. In fact, one will be the building material by S.K. Duggal, and the other one will be material for civil and construction engineers, third edition, Michael S. Mamluk, John P. Zeneveski. So both of the books, they have been uploaded on your this Teams, and you people can study that even before the lecture. So the both of the books are available now with you, and you can study that after the lecture, and you can understand that. The lecture for today, about which this all slides I am showing you, they have also been uploaded on the Teams. तो अभी हम जो पहला लेक्चर है वो आपका इंट्रोडक्शन का है, जिसमें मटेरियल्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो एक मिनट, मटेरियल्स और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि द बेसिक कंसर्न ऑफ अ सिविल इंजीनियर इज़ द डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, रोड्स एक्स्ट्रा। तो आपको पता है कि आप कौन से इसके अलावा बना सकते हैं। नॉलेज बनाते हैं, बिल्डिंग्स हैं, कैनाल्स हैं, रोड्स हैं, टनल्स भी आप बनाते हैं। तो ये सारी की सारी जो सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं उसके अंदर सिविल इंजीनियर्स का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि वो डिज़ाइन करेगा, वो उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगा, सुपरविजन करेगा और मेंटेनेंस करेगा। जब वो एक चीज़ बन जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन चीज़ों की मेंटेनेंस भी सिविल इंजीनियर करेगा। ठीक है जी। तो a key element in the field practice is to deal with different types of materials. अब आपको वो मटेरियल जो है किस तरह का किस वक्त लेना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये है कि दिस इन्वॉल्व्स ड्राइंग अप द डिटेल स्पेसिफिकेशन, सिलेक्शन द मटेरियल, स्टोरेज, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, मेंटेनिंग मटेरियल इन्वेंटरीज एक्स्ट्रा। अब आप इसके अंदर जो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने उस जगह पर स्पेसिफिकेशंस, उसकी जो मटेरियल है उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप वो सिलेक्ट करते हैं मटेरियल को, उसके स्टोरेज को, सैम्पलिंग को और टेस्टिंग वगैरह के प्रोसीजर्स को आप फाइनलाइज करते हैं कि इसको किस तरह से टेस्ट करना है। याद रखें कि कोई भी मटेरियल जो आप यूज़ करने के लिए करना चाह रहे हैं, वो मटेरियल अगर आप उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं करेंगे तो बाद में वो आपको प्रॉब्लम्स देगा और प्रॉब्लम्स दे सकता है। यानी इट इज़ नॉट एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जो टेस्ट्स आप डिफाइन करेंगे, दे हैव टू बी डिफाइंड फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, एक आदमी को हल्का सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर की वजह इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई फटीग भी हो सकती है, या उस बंदे को स्ट्रेन भी हो सकता है, कोई स्ट्रेस भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपको आवाज़ आ रही है, मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि डॉक्टर जो है उसने पहले उसको कोई एक मेडिसिन देगा, उसके बाद उसके बाद अगर वो डॉक्टर ये समझता है, उसकी केस हिस्ट्री पता करेगा,
केस हिस्ट्री पता करने के बाद डॉक्टर ये देखेगा कि इस आदमी का अल्ट्रासाउंड कराना है या सीटी स्कैन कराना है, क्या मसला है। अगर तो उसकी कोई केस हिस्ट्री नहीं है और नॉर्मल है, ना उसकी कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई और प्रॉब्लम है, ना फटीग है, तो इसका मतलब है कि वो या तो इन्फेक्शन की वजह से है। तो इस तरह से, या अगर फटीग की वजह से वो बहुत ज़्यादा काम करता रहा है, तो उसको कोई इस तरह की दवाई डिस्प्रीन या पैनाडोल या पैरास्टामोल वो दे देगा, ताकि उसको जो जो भी वो अप्रोप्रिएट समझेगा। तो क्योंकि हम तो डॉक्टर नहीं हैं, इसलिए हम उस बारे में नहीं कह सकते, ना ही हम उस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं। इसी तरह से कोई भी बिल्डिंग जो है, उसको जो आप बनाते हैं, व्हेन एवर यू मेक सम बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग को बनाने के बाद, बनाने से पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी है। जब प्लानिंग करनी है तो उसमें आपने देखना है कि कौन सा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होगा, और उस मटेरियल को टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। मिसाल के तौर पे, मैं कुछ दिन पहले एक टीवी के ऊपर एक यूट्यूब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जिसमें ताइवान में कोई यूएफओ हाउसेस किसी आदमी ने बनाए। लेकिन जब उसने वो हाउसेस बनाए रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए बीच के किनारे, तो उस आदमी ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, और सर्दियों के अंदर हीटिंग का अगर अरेंजमेंट नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। दूसरी बात का उसने ये ख्याल नहीं रखा कि उसमें जो हवा है, हवा जो उसके ऊपर अफेक्ट करती है, उससे उसके शीशे टूटने का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी बात उसने ये नहीं देखी कि फाइबर ग्लास के, क्योंकि वो बने हुए थे पूरे सिंगल यूनिट, पूरे के पूरे वो बिल्डिंग्स थी, तो इसलिए उसने इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये जो बिल्डिंग बनने जा रही है, इसके ऊपर हवा के प्रेशर से और स्नो ऊपर अगर गिरती है उसके ऊपर, तो उससे उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, कि अगर या कोई बारिश बहुत ज़्यादा होती है कोई इस तरह, तो उससे उसके टूटने के क्या चांसेस हैं। साथ उस मटेरियल का डिफाइन नहीं किया गया कि उसके अंदर कोई इंसुलेशन मटेरियल किसी किस्म का लगा के किस तरह से उसे फ्यूचर में अपग्रेड किया जाए, तो जिसकी वजह से वो उस आदमी की सारी इन्वेस्टमेंट जो थी और उसकी सारी प्लानिंग जो थी, वो दैट वाज जस्ट इन वेन, वो बिल्कुल यानी फजूल वेरी हुआ। वेल। तो ये इसी तरह से आपने जब भी कोई मटेरियल इस्तेमाल करना है इंजीनियर्स ने, तो आप ये यूएफओ हाउसेस इन ताइवान के बारे में आप नेट के ऊपर अगर देखें तो आपको शायद डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी कोई मिल जाए, या आपको शायद कोई इस तरह की चीज़ मिले। मैंने तो एक बड़ी सी सीरियल देखी थी जिसमें और भी इस तरह के 2-3 जगह थी जिनके बारे में बताया गया था। इसी तरह से एक बिल्डिंग के बारे में उन्होंने बताया कि जिसमें उन्होंने जब बनाया तो इस बात का ख्याल नहीं रखा कि उस जगह के ऊपर जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी को ठीक कर की वजह से उस जगह पे एलजीज और चीज़ें इस तरह की और काई वो चीज़ों पर जम सकती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। तो आपने जो भी मटेरियल इस्तेमाल करना है किसी भी चीज़ के लिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और उन चीज़ों को ख्याल रखने के लिए हम आज का लेक्चर और अगला लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि द की एलिमेंट इन फील्ड प्रैक्टिस इज टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। दिस इन्वॉल्व्स ड्राइंग अप डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि आप ये पहले बताएंगे कि द बिल्डिंग यू आर गोइंग टू मेक, आर यू यूजिंग द CMUs यानी कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स, जिनको आपको ब्लॉक्स भी कहते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स कहते हैं। क्या आप उन कंक्रीट ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? क्या आप उस जगह के ऊपर ब्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे, या आप उस जगह पर जो है वो लकड़ी को इस्तेमाल करेंगे, या एक और बिल्डिंग मटेरियल जो है वो स्टोन्स है, तो आप क्या स्टोन्स को यूज़ करेंगे। तो ये ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी थॉट अबाउट, और उसके बारे में आपको काम करना है। तो उसके आप बारे में स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे कि आपने किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना है। क्या आप उसको जो है फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, या आप उसको नॉर्मली ब्रिक से स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर आप सेलेक्ट करेंगे मटेरियल। सेलेक्ट का मटेरियल का मतलब ये है कि यू विल गो टू द साइट। आपने अगर ब्रिक्स स्पेसिफाई की हैं तो आप ब्रिक्स के लिए जाएंगे और जाकर देखेंगे कि नियर बाय प्लेस में जिस जगह पर आपने वो किया है उधर क्या वो वाली चीज़ अवेलेबल है, और कितनी कौन सी वाली उसकी क्वालिटी है, किस तरह की वो है। तो वो देखने के लिए आप जब उसे लेकर आएंगे, फिर आपने ये देखना है कि क्या आपको स्टोरेज की ज़रूरत है या नहीं है उस चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पे
आपने अगर टूटियाँ इस्तेमाल करनी है, यू हैव टू यूज सम टैप्स, सम अदर थिंग्स, सीमेंट, उसका प्रॉपर स्टोरेज होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी में आपका सीमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो स्टोरेज का भी आपने ख्याल रखना है, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल का ख्याल रखना है कि कौन सी मटेरियल यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग में जिधर पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर पाइप्स में आएगा, तो आपको उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट मटेरियल इस्तेमाल करना है। अगर आपने किसी जगह पर एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जिसको आपने 3 साल के बाद उधर की इंतज़ामिया को दे के चले जाना है, तो नॉर्मली 3-5 साल तक नॉर्मल ब्रिक्स की जो बिल्डिंग है वो 10-10 साल 20-20 साल तक ख़राब नहीं होती। तो अगर आप ब्रिक्स की बिल्डिंग बना रहे हैं तो यू मे नॉट बी यूजिंग वेरी गुड क्वालिटी ब्रिक्स इफ़ द स्पेसिफिकेशंस अलाउ यू, जो टेम्परेरी रेजिडेंस और स्टोरेज के लिए आपने बिल्डिंग्स बनानी है, तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा यानी हाई एंड टाइप की बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने तो उसमें 1 साल या 2 साल कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने अपने लेबर्स को और लोगों को रखना है, फिर आप शायद वो हैंड ओवर करके दूसरी कंपनी को चले जाएंगे। लेकिन दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट, कि आपका क्लाइंट जो है वो उस चीज़ को, कि आपको अगर पैसे दे रहा है या आपके अच्छे क्या, तो वो किस स्टैंडर्ड की वो इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को भी आपको मद्देनज़र रखना है। तीसरी चीज़ है, आप आखिरी एक और चीज़ आपकी है सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। देखिए, आप जब सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल्स के लिए गए और आपने जाके वहाँ से ईंटें ली, या आपने कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स ब्रिक यानी ब्लॉक्स लिए जो सीमेंट के बने हुए हैं, यानी कंक्रीट के बने हुए जो ब्लॉक्स हैं, तो आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर आपके पास 2000 PSI का ब्लॉक है, यानी 2000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस का एक ब्लॉक है, और वो वाला ब्लॉक जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो अगर किसी जगह पर आपके पास 1000 PSI के ब्लॉक्स आने लग पड़े जो सब स्टैंडर्ड हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ फैक्टर जो है वो 1000 PSI पर उसका चला जाएगा, क्योंकि वो जो है हाई वाला आप नहीं लेंगे बल्कि ना एवरेज लेंगे, बल्कि आपको जो नीचे नीचे वाली लिमिट है उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा, जिससे आपकी जो बिल्डिंग है वो सक्सेप्टेबल टू फेलियर हो सकती है। तो इसलिए आपको उसके सैंपल जो है रेंडम सैम्पलिंग है, कौन सी सैम्पलिंग है वो भी हम पढ़ेंगे अगले इसके साथ ही जो बुक के अंदर से, तो उसके अंदर सैम्पलिंग को आपने ख्याल रखना है और उसकी अपनी टेस्टिंग करनी है। सैम्पलिंग एक अलहदा चीज़ है और टेस्टिंग एक अलहदा चीज़ है। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप उधर से एक रैंडम सैंपल लेते हैं जो कि उस पूरी लॉट जो है ईंटों का एक हो, यानी आपने सारी अच्छी ईंटें नहीं उठा लेनी है टेस्ट करने के लिए, आपने उसके अंदर से अगर 90% जो है वो या 70-80% दरमियानी ईंटें हैं, तो आपने वो दरमियानी ईंटें लेनी है। बहुत अच्छी जो 10% है या 15% है, उनसे आपने रैंडम सैंपल लेना है, लेकिन वो उस पूरी लॉट का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। फिर आप जाकर उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, और उसके पर आपको अगर स्पेसिफिकेशंस हैं उसको रिवाइज करना है तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, और उसके अलावा मेंटेनिंग मटेरियल इन्वेंट्रीज, आपको हर एक चीज़ का स्टॉक जो है वो भी इंजीनियर जो है वो अपने आदमी रखता है जो कि रखते हैं उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड। अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस जगह के ऊपर किस तरह कहाँ से मटेरियल आके लगा। तो आपको प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड रखना है, ताकि अगर उस जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि किस जगह से ये मटेरियल आया है, ताकि आप उस मटेरियल को बीइंग एन इंजीनियर आइंदा उस बंदे से या उस जगह से वो मटेरियल ना लिया जाए जो आपको प्रॉब्लम है। और इसके अलावा वो वापस अगर करना है आपको कुछ उसमें से जो रह गया है, तो वो भी आपको करने में आसानी रहे। The study of these aspects of materials and their application in construction is very important for any civil engineer, and some general information about material is discussed today. This includes classification, properties, sampling, and testing. अब इससे अगली स्लाइड जो है उस पर हम जाते हैं।
आपके सामने आ गई है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की स्लाइड? नो सर। यस सर, नो सर, अभी तक नहीं, पीछे हमारी चल रही है। अब आ गई है? नो साहब। नो सर, नहीं आई। नहीं है। यस सर, नहीं आई सर। अच्छा, चलिए मैं उसे कर लेता हूँ। अब आ गई है? यस सर। यस सर। जी सर, आ गई। तो अब आ इसके गई है। अंदर ये है कि जो केमिकल कंपोजिशन है, क्लासिफिकेशन आप मटेरियल की किस तरह से करते हैं? क्लासिफाई आप इस तरह करते हैं कि जो हम सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे वो केमिकल कंपोजिशन है उसकी, उसके अंदर ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। जो ऑर्गेनिक आपके मटेरियल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे वो टिम्बर है, प्लास्टिक्स है, स्पाल्ट है और बिचुमन है। ये ऑर्गेनिक हैं क्योंकि इनमें कार्बन जो है वो इसके अंदर होता है। दूसरी वाला इनऑर्गेनिक है जिसमें सिलिका है, सिलिशियस मटेरियल है, आर्गिलिशियस मटेरियल है जिसके अंदर क्ले है, और मेटल्स कॉपर और आयरन मेटल्स हैं जिनमें कॉपर और आयरन जो है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में उनके हम जो क्लासिफाई करते हैं उनमें दूसरी क्लासिफिकेशन, एक तो क्लासिफिकेशन उसके केमिकल कंपोजिशन पर हो गई जो आपको भी मैंने बता दिया, और दूसरी वाली उसकी मटेरियल जो है उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो यूज़ पर है। यानी आप उसे किस जगह पर आप उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। सॉलिड बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं उनके यूजेस, यानी एक तो यूज़ है कि सॉलिड बिल्डिंग मटेरियल्स हों, एक बाइंडिंग मटेरियल्स हों, फिनिशिंग मटेरियल्स हों और इंसुलेटिंग मटेरियल्स हों। तो जो सॉलिड बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनमें स्टोन्स हैं और ब्रिक्स हैं, और बाइंडिंग मटेरियल्स में सीमेंट, लाइम और बिचुमन है। इसके अलावा फिनिशिंग मटेरियल में पेंट्स हैं, वार्निश है, डिस्टेम्पर है, और इंसुलेटिंग मटेरियल में रॉक वूल है, एक्सपेंडेड क्ले है और ग्लास वूल है। तो आप ये ऑर्गेनोग्राम, ये जो तस्वीर है ये बनानी आपको आनी चाहिए ताकि अगर एग्ज़ाम आपका होता है तो उसमें आपको पता हो कि ये वाली तस्वीर क्या है। या अगर आपसे पूछा जाए कि यूजेस जो हैं तो फिनिशिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड बिल्डिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल लिखा हो और आगे उसके आगे नाम लिखे हों मुख्तलिफ चीज़ों के, कोई स्टोन लिखा है, किसी जगह पे वार्निश है, लाइम है, एक्सपेंडेड क्ले, तो आप उनको लाइनें लगा के तो उनको आप मैच कर सकते हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना, आप कर सकते हैं ना उसे। यस सर। तो उस तरह से आपने करना है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि कुछ मटेरियल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग होते हैं और कुछ जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो वो आप ये ज़रा देख लें स्लाइड के ऊपर। जो नेचुरल अकरिंग मटेरियल है उनमें स्टोन्स हैं, टिम्बर है, मेटल्स हैं। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई हैं चीज़ें। और मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल्स हैं वो प्लास्टिक, कंक्रीट और मोटर है। तो प्लास्टिक मटेरियल जो है वो मटेरियल जो है वो आपको बिचुमन से या वो उसकी जो आप करते हैं क्रूड ऑयल, उसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे आपको कुछ मटेरियल जो मिलते हैं पिच वगैरह, उसमें से आपको प्लास्टिक जो है वो आप भी उससे भी कशीद करते हैं। इसके अलावा जो मैन मेड जो है मतलब पॉलीमराइजेशन से भी प्लास्टिक्स बनता है। इसके अलावा कंक्रीट है और मोटर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर आप करेंगे। आगे फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द मटेरियल। अब आप किसी जगह पर आपने कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल इफ़ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, तो उसके लिए आप किस बेसिस के ऊपर उसको यूज़ करेंगे, यानी आपको कौन से एस्पेक्ट्स हैं या कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर उनकी जो चॉइस है वो डिपेंड करेगी। वो दो हैं और उनमें से एक क्लाइमेटिक एक्सपेक्ट है और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। क्लाइमेटिक के अंदर है कि मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह के मटेरियल्स हैं जो कि आप बर्फानी इलाके के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ठंडे हो जाते हैं। और उस मिसाल के तौर पे अगर वुड आप देखें तो वुड जो है वो एक इंसुलेटर है। तो अगर आप उसको घरों के अंदर थर्मोपोर लगा के उसके अंदर फिर वुड की पैनलिंग आप कर देंगे तो आपके जो घर हैं वो काफ़ी हद तक
उसमें अगर आप एयर कंडीशनर चलाएं तो वो जो है इंसुलेटेड हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से आप हॉलो ब्लॉक्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टील वगैरह जो है उसकी छतें जो हैं वो गर्म इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ट्रॉपिकल इलाकों में जिधर हवा चलती है उधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टील की छतें वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्लाइमेटिक एस्पेक्ट है, ये भी आपकी चॉइस ऑफ द मटेरियल पर के ऊपर असरअंदाज होता है। फिर अगला आपका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है कि रैपिड एडवांस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड्स, द इंक्रीजिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल टूल्स एंड प्लांट्स एंड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द मटेरियल एज वेल। लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये है कि आपको कितने पैसे हैं आपके पास। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पैसे कम हैं और आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो आपने लाजमी तौर पे ये देखना है कि आप ईंटों से बनाएंगे या आप कंक्रीट के ब्लॉक से बनाएंगे। दूसरी बात ये आपने देखनी है कि अगर आपने एक हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो उसमें अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत हाई एंड के कई दफ़ा लोग जो हैं वो पार्टीशन वॉल्स वगैरह जो हैं वो अच्छी मटेरियल की नहीं लगाते। नॉर्मली ये ट्रेंड आजकल आया हुआ है जो कि एक गलत ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पैसे बचा भी लेंगे तो उससे आपके जो लॉन्ग टर्म जो है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स आ सकता है। जब बिल्डिंग बन जाती है उसका जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर करना काफ़ी कॉस्टली एक अमल हो जाता है, क्योंकि लोगों ने मटेरियल ऊपर लाना और उसको रिपेयर करना, दैट बिकम्स वेरी कम्बरसम। तो रैपिड The rapid advance of construction methods, the increasing introduction of mechanical tools and plants, and changes in the organization of the building industry influence the choice of materials. यानी उसके अंदर अब ये बता रहा है कि आपके जो कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं उनमें एडवांसमेंट आ रही है और इंक्रीजिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल टूल्स एंड प्लांट्स एंड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द मटेरियल्स। मिसाल के तौर पर आप अगर एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि जिसमें ह्यूमन लेबर जो है वो इस्तेमाल ना हो, तो 3D प्रिंटेड हाउसेस का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब उसके लिए जो मोर्टर आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ ब्रिक्स से काम करना शायद मुश्किल हो जाएगा, तो उस जगह के ऊपर इंसान जो है वो एक इस तरह का कोई मटेरियल आपको उस मशीन में डालना पड़ेगा जो कि ऑटोमेटिकली स्प्रेडेबल हो और जो उस जगह पे मतलब है कि वो सेमी विस्कस टाइप का मटेरियल जो है वो और वो प्रॉपरली थोड़ी वो देर के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए। तो इस तरह का मटेरियल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी आपको देखना है कि अगर किसी जगह पर आपके मैकेनिकल टूल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो टिम्बर का काम जो है वो उसको आपको हो सकता है कि इकोनॉमिकल पड़े, जबकि अगर हाथ से आदमी ने किसी ने काम करना है तो शायद वो लेबर आपको बड़ी महंगी पड़ जाए। ये भी चीज़ उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर असरअंदाज होती है कि एंड अनदर थिंग विच इज़ कि उस जगह पर जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं उस जगह पर उस मटेरियल को हैंडल करने के लोग मौजूद हैं या नहीं हैं। For example, if some of you people might be living in Multan or Faisalabad or other places like that, तो उस जगह पर अगर आप पत्थर से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हो सकता है कि आपको पत्थर एक तो आपको इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, बहुत दूर आप लेकर जाएंगे तो, और दूसरा उसके आपको वहाँ जो काम करने वाले कारीगर हैं, द वर्कर्स, दे माइट नॉट बी अवेलेबल ओवर देयर। जबकि अगर आप टेक्सला में इस तरह की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं पत्थरों से तो दैट माइट बी फीजिबल, क्योंकि इधर आपको पत्थर भी मिल सकता है और इसके अलावा आपको पत्थरों को काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी आपको इजीली अवेलेबल हैं। तो मटेरियल और प्रॉपर्टीज़ के अंदर द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल डिसाइड देयर एप्लीकेशंस, यानी जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ प्रिंसिपल हैं
उससे पता चलता है कि वो आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Only a comprehensive knowledge of the properties of material allows a rational choice of materials for specific service conditions. यानी जो आपको देखनी है चीज़, वो देखनी है कि स्ट्रेंथ एट लो एंड हाई टेम्परेचर उसकी क्या है, क्या उनमें फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। दूसरी बात है कि रेजिस्टेंस टू ऑर्डिनरी वाटर एंड सी वाटर, एसिड्स एंड अल्कलीज एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने कई दफ़ा समुंदर के पास अगर आपने काम करना है तो उसके ऊपर आपने देखना है कि वहाँ सी वाटर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ऑर्डिनरी वाटर का क्या सीपेज तो नहीं हो जाएगी उस चीज़ में, क्या और उसमें रस्टिंग तो नहीं हो जाएगी। तो अगर आपने किसी ऐसे एनवायरनमेंट में वो मटेरियल इस्तेमाल करना है जिस जगह पर इंडस्ट्री है, तो उधर एसिडिक कोई मतलब गैसेस वगैरह हैं, तो क्या उन गैसेस से उस चीज़ को अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इस तरह की मेटल्स हैं जिन पर हल्का सा भी वो पड़े तो एसिड पड़े तो ख़राब हो सकती हैं। इसी तरह से कई स्टोन्स हैं, अगर आपने उससे कंस्ट्रक्शन की हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, तो उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो डिटीरियोरेट हो जाती है। तो इस तरह से आपने उस चीज़ का भी को भी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको मद्देनज़र अगर आप रखें तो उससे भी आपके मटेरियल की चॉइस के ऊपर इफेक्ट यानी असरअंदाज होता है। अच्छा, इस और चीज़ है, वो कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। आप में से कोई बताएगा स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? हेलो सर चीज को स्टैंडर्ड के मुताबिक करना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाएगा। नहीं, क्या क्या स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड? सर वो मटेरियल जो कि मींस के उस मटेरियल की कितनी लेवल है, किस लेवल तक वो स्टेबल रह सकता है, उसके बाद जो होगा वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, तो उसे हम स्टैंडर्ड लेवल कंसीडर करते हैं जिस हद तक वो किसी चीज को बेयर कर सके। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए कि जो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप what is standardization? Standardization is that you define the parameters of the qualities of that material under that specification, under that specific testing या specific conditions. That is the standardization. Standardization का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के कलर को भी स्टैंडर्ड कर सकते हैं, आप किसी की क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं, आप किसी को उसकी ईज़ ऑफ वर्केबिलिटी के ऊपर स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो बेसिकली आप एक स्टैंडर्ड जो है आप एनवायरमेंटल सेफ्टी के ऊपर स्टैंडर्ड बना सकते हैं। यानी वो जो उसके इसको बनाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप उस क्वालिटी की बेसिस के ऊपर उस चीज़ को क्वांटिफाई करते हैं कि ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। अब ये जो आपके सारे के सारा स्टैंडर्डाइजेशन है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, या एक आदमी अमेरिका में बैठा है, या एक आदमी चाइना में बैठा है, या एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और इंग्लैंड में, तो आप जब आपस में बात करते हैं, कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं मटेरियल, तो आप एक स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर उससे बात करते हैं कि मुझे ये क्वालिटीज़ का स्टैंडर्ड की ये चीज़ चाहिए। वो जो क्वालिटी आपने डिफाइन की है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर होगी तो आपको एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं है तो नहीं, आप उसे लेंगे। मिसाल के तौर पे आप अगर कहते हैं कि मुझे यूरो 5 एमिशंस वाला पेट्रोल जो है वो चाहिए, तो उसके स्टैंडर्ड फिट है, आपने उसे यूरो का नाम दे दिया, तो अब उसकी पोल्यूशन और बाकी चीज़ें उसमें कम होंगी, उससे एफ्लुएंट गैसेस कम निकलेंगी, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कम होगा और उसकी कंबशन प्रॉपर होगी, जिससे आपकी गाड़ी जो है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो आप अगर वो यूरो 5 के स्टैंडर्ड से अगर आप उसको डिफरेंट रखते हैं, तो अगर आपको वो यूरो 5 स्टैंडर्ड का पेट्रोल नहीं आता, तो आप अपनी कंसाइनमेंट जो है
उसमें आप लिख लेते हैं कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगा 50% से ज़्यादा या 70 से ज़्यादा, उस सिलसिले में फिर उनका आदमी जो आता है वो आपको चेक कराता है और उसके बाद वो आपको हैंड ओवर करता है चीज़। इसी तरह से आपने जब भी कोई स्टैंडर्ड है, अगर आप उसे रिवाइज करते हैं तो उसके बाद रिवाइज करने के बाद आप उसके कंपैरिजन भी और बाकी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, और उससे आपको आप कह सकते हैं कि भाई इससे इसकी हमने जो है ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनानी है, तो आप उसके स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं। तो ईच रिवाइज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू more efficient products and the output of conventional material is increased। तो आप इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन का अमल जो है वो आपको परेशानी से बचाता है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप अगर मिसाल के तौर पे आपने एक आदमी को ये कहा कि मुझे एक मिसाल के तौर पर एक तार चाहिए, तो कितनी चाहिए, आप उससे कहते हैं कि बस मुझे लंबी सी तार चाहिए, तो ही विल नेवर अंडरस्टैंड दैट। अगर आप उसको एक स्टैंडर्ड के ऊपर आपको पता है कि 5 मीटर तार चाहिए, तो आप उसे कहेंगे 5 मीटर, तो एक स्टैंडर्ड स्केल के हिसाब से वो 5 मीटर आपको देगा। दूसरी बात आप उसे बताएंगे कि जी मुझे इस स्टैंडर्ड के मुताबिक चाहिए, यानी जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी जो थिकनेस और बाकी चीज़ें इतने गेज की, तो गेज उन्होंने स्टैंडर्ड किया हुआ है कि कितने गेज की चाहिए, आपको 18 गेज की चाहिए, 12 गेज की चाहिए, तो वो आपको प्रॉपरली उस गेज की चादर चाहिए या उस गेज की आपको वो वायर चाहिए, तो वो उस गेज की अगर आपको नहीं देता तो यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट। और स्ट्रेंथ की आपको नहीं देता तो यू विल नॉट एक्सेप्ट। तो आप वो चीज़ें जो हैं उसके स्टैंडर्डाइज जो उसकी तो इस सारे स्टैंडर्ड का एक नाम वो डाल देंगे। मिसाल पर बारबर्ड वायर अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो किस क्लास की आपने इस्तेमाल करनी है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है, तो वो आप उन में से अगर आपने नॉर्मल यूज़ के लिए है तो वो किस तरह की होगी, उसका नाम होगा। इस तरह से आप उन सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज्ड को यूज़ करेंगे। आगे स्टैंडर्डाइजेशन जब आप करते हैं तो उसमें आपको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज उसकी जो है वो भी आपको कंसिडर आप करते हैं। तो हम अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स की हमें ज़रूरत होगी। तो ये डेंसिटी जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसको कहते हैं डेंसिटी। ये ज़रा इसके बारे में आप पढ़ लें कि डेंसिटी ऑफ सम बिल्डिंग मटेरियल्स इज एज फॉलोज। ब्रिक की कितनी है, ग्रेनाइट की, पोर्टलैंड सीमेंट की, वुड की और स्टील की। ज़रा पढ़ें आप इसे, देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर अगर आपका ग्रेनाइट होगा तो उसका वजन जो है 2600 से 2900 किलोग्राम होगा। या अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब होगा ग्रेनाइट का, तो इट्स वेट विल बी 2.6 टू 2.9 ग्राम्स। तो ये जो है, इसी तरह वुड को आप देखें तो वुड इज वेरी मच lighter as compared to that of the others। ठीक है। आगे हम जाते हैं। बल्क डेंसिटी के ऊपर। The mass of a unit volume of material in its natural state with pores and voids। यानी अगर एक वुड है या कोई चीज़ है वो नेचुरल स्टेट के अंदर अगर है तो उसकी कितनी जो है वो होगा। ये है कि बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू mass per unit volume, whereas the mass is in
grams or kilograms and the volume of specimen. अब अच्छा, तो वो द मोस्ट मटेरियल जो है इसके अंदर बल्क डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी, यानी बल्क डेंसिटी जो होती है आपकी वो क्यों उससे कम होती है, क्योंकि उसमें वो जो वाइड्स वगैरह भी होते हैं, इस वजह से जो बल्क डेंसिटी होगी वो डेंसिटी से कम होगी. बट फॉर लिक्विड एंड मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड डेंस स्टोन मटेरियल्स these पैरामीटर्स आर प्रैक्टिकली द सेम, यानी वो क्योंकि उसके अंदर वॉइड्स नहीं है जिस चीज़ में, उसकी डेंसिटी और बल्क डेंसिटी जो है वो बराबर होगी. प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ एंड हीट कंडक्टिविटी आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय देयर बल्क डेंसिटी. तो जो आपकी कंडक्टिविटी है आपकी और इस तरह की वो बल्क डेंसिटी पर बहुत अफेक्ट करती है. अब ये देखिए इसके अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनकी बल्क डेंसिटी जो है उन्होंने बताई हुई है. ठीक है, अगर आप इसमें गौर से देखें तो पानी की डेंसिटी आपको पता है कि 1 ग्राम पर सीसी है या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. तो अगर आप उसको कंपेयर करें तो बल्क डेंसिटी आपको पाइन वुड की 500 से 600 वो बता रहा है, जबकि आपको जो डेंसिटी है उसकी वो वुड की जब उसके अंदर से जितनी भी वो निकाल दिए जाएं तो 1500 से 1600 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो वुड है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरती है क्योंकि उसकी बल्क डेंसिटी जो है वो पानी से कम है. तो जिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह की बल्क डेंसिटी जो है वो कम होगी तो वो पानी पर तैर लेगी और जो हैवी होगी वो नीचे चली जाएगी. अब आप यहाँ एक और देखें कि स्टील की 7800 से 7900 जो है वो डेंसिटी है और यही वाली उसकी 7850 उसने एवरेज कर दी है कि 7800 से 7900 उसकी जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब उसकी बल्क डेंसिटी है स्टील की. तो दैट्स द सेम क्योंकि दैट्स अ सॉलिड मटेरियल. आगे डेंसिटी इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड डेंसिटी, यानी उसके दरमियान में जो फ़र्क है रेशियो है वो होगा. तो जो डेंस बॉडीज इन नेचर होंगी उसके अंदर क्योंकि फ़र्क नहीं है बल्क डेंसिटी और डेंसिटी में, तो इसलिए उसका जो रेशियो होगी यानी जो डेंसिटी इंडेक्स है वो 1 होगी. और इट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच द वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज फिल्ड विद सॉलिड मैटर. आगे स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट जो है उसके बारे में है कि स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट जो है ऑफ अर्थ इज 9.80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 62.4 पाउंड पर फुट क्यूब. आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ अ मास मटेरियल इज द रेशियो ऑफ वेट पर मास ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वेट of an equal volume of water at 4 degree centigrade. तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 1 ग्राम पर सीसी पानी जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1 है. तो वो वैसे उसने ग्राम पर सीसी लिखा है, ये तो डेंसिटी उसने लिखा है. तो लेकिन ये इसका यूनिट नहीं होता. स्पेसिफिक ग्रेविटी का हैज़ नो यूनिट. इट इज़ बेसिकली द रेशियो. सो व्हेन देयर इज अ रेशियो सो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट. आगे पोरोसिटी जो है दैट्स अ मेजर ऑफ द वॉइड दैट इज एम्प्टी स्पेसेस इन अ मटेरियल. सो इफ द मटेरियल हैज मोर पोर्स देन इट विल हैव more voids
अगर उसके अंदर ज़्यादा होंगे तो उसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसकी बल्क डेंसिटी कम होगी, उसकी बल्क डेंसिटी कम होगी अगर voids ज़्यादा होंगे। तो porosity is a measure of the voids, that is empty spaces in a material. It is expressed as a ratio of the volume of pores to that of the specimen. So indicative of other major properties of materials such as bulk density, heat conductivity, durability, etc. So dense materials which have low porosity are used for constructions requiring high mechanical strengths. And we have void ratio. Void ratio is defined as the ratio of volume of voids to the volume of solids. और hygroscopicity जो है is the property of a material to absorb water vapors from air. तो कई मटेरियल इस तरह के हैं जो कि पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस तरह वूल जो है वो कर सकती है, जिस तरह जो कई लकड़ी है वो कर सकती है, इसी तरह से कुछ और मटेरियल्स भी हैं जो कि उसे कर लेते हैं। तो कॉटन, सॉल्ट आर एवरीडे एग्जांपल्स एंड इन सिविल इंजीनियरिंग टिम्बर इज अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। आके वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये आप खुद पढ़ें यहाँ से। जी बताइए। पोरोसिटी एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। किसको? पोरोसिटी। देखिए पोरोसिटी ये है कि पोरोसिटी जो है दैट्स द मेजर ऑफ द वॉइड्स एम्प्टी स्पेसेस इन द मटेरियल। तो जितनी उसमें पोर्स हैं, ठीक है, तो उसके टू द स्पेसिमन, उसको जो आप कहेंगे उसको आप पोरोसिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ है उसका 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर उसका जो है वॉल्यूम है, ठीक है, तो अगर आप उसको उसकी पोर्स मालूम कर लें, उसमें पोर्स कितनी हैं, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि उसमें वॉइड्स कितने हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास एक क्यूब मौजूद है, और उस क्यूब में आप ज़्यादा भी इससे बड़ा भी ले सकते हैं। उसका लेने के बाद तो उसको अगर आप पानी में डिप करते हैं, उसके अंदर पानी जो है उन पोर्स में चला जाता है अगर वो इंटरकनेक्टेड पोर्स हैं और आप उसे निकालते हैं तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना पानी गया है। उससे आपको जितना पानी का वॉल्यूम उसमें गया है उससे आप उसके पोर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। इस तरह और भी कई तरीके कार हैं जिनसे आप उसके पता कर सकते हैं कि इसमें कितने वॉइड्स हैं या कितनी उसमें कितने एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो उससे आपको जब पता चलेगा तो वॉल्यूम ऑफ द पोर्स टू दैट ऑफ द स्पेसिमन, उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो उससे आपको पोरोसिटी पता चलेगी। अब देखिए ना, अगर वो किसी पोर्स का वॉल्यूम हमें वाटर की मेजरमेंट से पता चलेगा। ज़्यादा पोर्स हैं, देखिए उसके अंदर अगर किसी चीज़ में ज़्यादा पोर्स मौजूद हैं, पोरोसिटी ज़्यादा है, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो पानी अगर उसके ऊपर आप डालें तो पानी उन पोर्स के अंदर चला जाएगा, जिससे आपकी उस बिल्डिंग को कि वो पोर्स में जब पानी चला जाए और मिसाल के तौर पे वो पोर्स में जमा हो जाता है, बारिश हुई बहुत ज़्यादा, साथ ही उस जगह पे फ्रीजिंग हो गया टेम्परेचर, मरी का इलाका, मरी में एकदम बारिश हुई, बारिश होने के बाद बर्फ़ पड़ना शुरू हुई तो वो जो था ना सारा फ्रीज हो गए इलाका।
अब जब ये तो पाकिस्तान मरी में तो इतना ज़्यादा ठंडक नहीं होती, लेकिन कई दुनिया में ऐसे इलाके हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड है, आइसलैंड है और इस तरह के कई, ग्रीनलैंड है, जिधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो उधर अगर उसमें बारिश होने के बाद उन पोर्स में पानी चला गया उस मटेरियल में, तो आपको ये बात पता है, आपने बचपन में भी पढ़ी है कि वो जो पानी है वो फ्रीज होने के बाद उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है, कम होता है या बढ़ता है? सर बढ़ता है सर। तो जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी वजह से उसमें इमेंस प्रेशर डेवलप हो जाता है। वो जो प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से आपकी वो बिल्डिंग के अंदर जो ब्लॉक्स हैं या चीज़ हैं जिनमें पोरोसिटी ज़्यादा है वो ब्रेक होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास इस तरह का बिल्डिंग है जिसके अंदर आप कई बिल्डिंग्स के अंदर आप ब्लॉक्स के अंदर पोरोसिटी भी रख सकते हैं और बाद में आप उसको आउटसाइड से बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो जब आप पोरोसिटी उसमें ज़्यादा रखेंगे या उसमें वॉइड ज़्यादा होंगे तो उससे आपकी हीट कंडक्टिविटी कम होगी और जिसकी वजह से आपके जो बिल्डिंग है उसके बाहर और अंदर टेम्परेचर में जो फ़र्क है वो हो सकता है, यानी आपका एनवायरमेंटली वो बिल्डिंग जो है वो बेहतर होगी। अब आपको इस बात का समझ आ गई? यस सर, लेकिन हमें सर, पोर्स का pores कैसे भी wide पता चलेगा जी, कि हमें पोर्स के वॉल्यूम का कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर इतने इतने पोर्स हैं? ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। आपको उस टेस्ट से पता चलेगा कि उसमें पोर्स कितनी है। वो मुख्तलिफ टेस्टिंग में टेक्निक्स हैं जिनसे पता चलेगा, जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम आपको बाद में आगे। पानी से भी आप टेस्ट कर सकते हैं कई चीज़ों को आप और चीज़ों से और केमिकल से भी कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन, आप इसके अलावा क्रश करके भी पता कर सकते हैं उनको। आजकल एक और नई टेक्निक आ गई है जिसको एआई सिस्टम है, वो जो कंप्यूटर है वो उसको काटता है उस चीज़ को, उसके अंदर उसको इमेज प्रोसेसिंग से भी वो पोर्स आपको निकाल देता है। ठीक है, उसके वॉल्यूम्स वगैरह कैलकुलेट कर लेता है, लाइट्स डाल डूल के उससे भी पता करता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। तो coefficient of softening है the ratio of compressive strength of material saturated with water to that in dry state is known as coefficient of softening and describes the water resistance of material. इसमें वो ये कहता है कि अगर आपने एक मटेरियल है जिसको आपने ड्राई स्टेट के अंदर टेस्ट किया, उसके बाद आपने उसे पानी के अंदर डाला फॉर स्पेसिफिक आवर्स, 8 आवर्स या 12 आवर्स या 24 आवर्स, तो वो दैट विल बी फुली सैचुरेटेड। तो जब वो सैचुरेटेड हो गया और सैचुरेटेड होने के बाद आपने उसको टेस्ट किया, तो उन दोनों के अंदर जो फ़र्क आएगा उसकी स्ट्रेंथ में, तो वो जो है उसको आप कहेंगे, उसके रेशियो को आप कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। तो ये आपको वाटर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स जो है उसके बारे में उन्होंने एक ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए टेस्ट बनाया है। दिस टेस्ट मे और मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट, ठीक है, बट दैट इज़ अ टेस्ट विच हैज़ बीन डिवाइज्ड बाय सम पीपल, कि वो अपने इंजीनियरिंग मटेरियल्स में उसको करने के लिए कई लोग इसको फॉलो करते हैं, कई लोग और तरह की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्पेसिफिकेशंस कि वो आपको क्या कहते हैं, लेकिन इस बारे में आपको पढ़ाना तो हमारे ऊपर लाजम है। फॉर मटेरियल लाइक क्ले विच सोक रेडिली इट इज़ ज़ीरो। देखें, क्ले है, अब क्ले को अगर आप लेते हैं और उससे आप एक ब्रिक बना लेते हैं, अब बनाने के बाद आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसकी कोई स्ट्रेंथ आएगी ना आपको। हेलो, यस सर। जी सर। तो वो जो आपको उसकी स्ट्रेंथ आएगी वो आपकी, यानी अभी आपने उसे भट्टे में पकाया नहीं है, आपने
कले से जो ब्रिक बनाई है उसको आपने भट्टे में नहीं पकाया, उसको आपने बाहर रख दिया और उसको आपने सूखने दिया। अब वो उसके अंदर जो आपस में बॉन्डिंग होगी, जिसको कोहेसिव फोर्सेस की वजह से बॉन्डिंग होगी, तो वो बॉन्डिंग की वजह से उसके अंदर जो जब ड्राई होगा तो उसमें एक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी। उसको जब आप टेस्ट करेंगे तो उसकी एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, यानी वो कितनी कंप्रेशन लेके तो वो डिस्ट्रॉय होता है। तो वो जो स्ट्रेंथ है उसको अगर आप रेशोस की लेंगे, अगर उसी क्ले वाली ब्रिक को आप पानी में डालें तो कीचड़ बन जाएगी, या वो बिल्कुल ही उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो इसलिए वो कहता है कि विच सोक रेडिली इट इज़ ज़ीरो, वेयरएज फॉर मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड मेटल्स इट इज़ वन, कि पानी में आप डालें और निकालें या पानी के बगैर भी उसे करें तो उसकी कोई स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन कई मटेरियल्स हैं जिनमें फ़र्क पड़ता है, मतलब है कि कोई सोप स्टोन है या कोई इस तरह की, उनके अंदर अलहदा आएगी, उनके अंदर हो सकता है कि 0.6 आ जाए। तो मटेरियल्स विद कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग लेस देन 0.8 should not be recommended in the situations permanently exposed to the action of moisture। यानी इस तरह के पत्थर या वो इस तरह की चीज़ें, आपने आप में से कई बच्चों ने, हो सकता है, मुझे अब याद नहीं है कि मैंने तो 2 साल पहले तक तो लड़के जो थे वो तख्ती वगैरह को भी जानते थे कि तख्ती लिखना क्या होता है और तख्ती क्या किस तरह इस्तेमाल होती है। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज तक तख्ती लिखी हो? यस सर, बिल्कुल लिखी है। यस सर, यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, लिखी है सर, बहुत अच्छा। तो अगर आपने, इसी तरह कई लोगों ने आप में से स्लेट भी इस्तेमाल की है कि नहीं की है? यस सर, की है। यस सर, यस सर। तो आप लोग लकी लोग हैं जिन लोगों ने स्लेट इस्तेमाल की है, तख्ती लिखी। तो तख्ती जब आप लिखते हैं तो एक चीज़ मिलती है जिसको कहते हैं गाची। यस सर, यस सर। वो जब आप उसको गाची। पानी यस में, सर, जब पानी लगा के तख्ती को उसके ऊपर रगड़ते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि वो गाची किस तरह से, वो वैसे बड़ा सख्त स्टोन होता है वो, लेकिन पानी यूं यूं से लगता है तो वो बहुत ही नरम किस्म का हो जाता है, वो बकायदा उसके ऊपर एक लेप सा कर देता है, हालांकि दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोन। यस सर, बिल्कुल, फिर उसके यस ऊपर लिख सर, देते हैं बिल्कुल हम। ऐसे। तो अब वो जो स्टोन है, तो उसको पानी में रखेंगे तो उसकी और स्ट्रेंथ आएगी। तो इस तरह का स्टोन जो है, जो वैसे बड़ा सॉलिड लग रहा है आपको, इसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो फिर आप, हो सकता है कि इसको, वो तो ऐसे स्टोन को आप रिकमेंड नहीं करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, क्योंकि ऐसी जगहों पर, मिसाल के तौर पर सिंगापुर में या और जगहों पे जिधर वो पानी वाली बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस जगह पर आप उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलें। यस सर, आगे चीज़ है वेदर रेजिस्टेंस। ये पढ़ें ज़रा आप। ये क्या कहता है? ये कहता है वेदर रेजिस्टेंस में कि अगर किसी जगह के ऊपर वेट एंड ड्राई कंडीशंस जो हैं लॉन्ग पीरियड तक वो उनमें हो विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो उसको आप वेदरिंग रेजिस्टेंस कहेंगे। अब देखिए, आप मुझे किसी ऐसे बताएं मटेरियल जो इसमें बहुत ज़्यादा वेदर रेजिस्टेंस नहीं है, या कोई एक ऐसा बताएं जिसमें वेदर रेजिस्टेंट है। सर जब ये घर बनते हैं जो छोटे लेवल पे, उस पर जब मार्बल वायर लगाते हैं तो वो मार्बल को रोड नहीं होता, वरना जो पेंट होता है उसमें से वो सेम वगैरह जब दोबारा कराना पड़ता है, तो ये वेदर रेजिस्टेंट होता है मार्बल। अच्छा, तो आपने ये तो नेचुरल मटेरियल का बता दिया एक का, कि जो वेदर रेजिस्टेंट होता है मार्बल। कोई और बताएं जो कि वेदर रेजिस्टेंस ना हो, ज्यादा ना हो। वो वुड सर है। ये जो हमारे डिस्पेंसर्स पेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है,
जो आपके आपने देखा होगा कि वुड का जो काम है, तो वुडन चेयर्स या और चीज़ों को आप नॉर्मली बाहर लॉन में नहीं रखते, और अगर आपने रखना है तो आप उसको प्रॉपरली पॉलिश करते हैं या उसके ऊपर वार्निश करते हैं या उस पर पेंट करते हैं, और पेंट करने के बाद आप ये देखते हैं, पेंट करने के बाद उसके ऊपर आप वैक्सिंग करते हैं, या आप उसके बगैर पॉलिश किया हुआ है आपने तो वैक्स करते हैं उस पर, ताकि उसमें पानी जो है वो जाके तो उसे वेदर से डैमेज ना हो, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों से लकड़ी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और पानी से भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, वेट और ड्राई दोनों कंडीशन से। ठीक है, आगे हम जाते हैं वाटर परमिएबिलिटी पे। वाटर परमिएबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ वाटर टू पेनिट्रेट अंडर प्रेशर। तो ये जो कैपेसिटी ऑफ ये वाटर जो है वो अगर किसी चीज़ के अंदर प्रेशर आप डालें तो पानी जो है वो उसके अंदर से पेनिट्रेट हो जाए अंडर प्रेशर से, तो उसको वाटर परमिएबिलिटी आप कहेंगे। तो मटेरियल लाइक ग्लास, स्टील एंड बिटुमेन आर इम्परवियस, यानी वो जो हैं इनमें से पानी नहीं गुजर सकता अगर ये होमोजीनियस हो। आगे चलें। यस सर। आगे क्या लिखा आया है आपके सामने? फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। जी, तो frost resistance is the ability of a water saturated material to sustain repeated freezing and thawing with considerable decrease of mechanical strength. ठीक है, यानी अगर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस वो होगा जिसके अंदर जो है एबिलिटी है वाटर सैचुरेटेड मटेरियल की को रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थाइंग जो है उसको कंसिडरेबल डिक्रीज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बगैर या उसके साथ थोड़ा सा, तो वो उसको सस्टेन करना, वो उसकी फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है। कि अगर वो ज़्यादा उसके अंदर डिक्रीज होगी तो वो कम फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है, अगर उसमें कम जो है वो डिक्रीज होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ की में तो उसमें ज़्यादा है। ये देखिए फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस इस तरह, और जिसकी मैंने अभी आपको बर्फ़ की मिसाल दी थी, बर्फ़ वो जो पोर्स में चला जाता है और उसमें फ्रॉस्ट यानी बर्फ़ बन जाता है वो पानी, तो एक्सपेंड करता है जिससे वो उसके अंदर जो पोर्स में अगर बैठा है तो उसे फाड़ देगा, वो उसकी वॉल्स को फाड़ेगा। ऊपर से वो आपको हो सकता है कि ब्लॉक बहुत अच्छा नज़र आ रहा हो, लेकिन अंदर से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो चुकी होती है। Under such conditions, the water contained by the pores increases in volume even up to 9% on freezing. Thus, the walls of the pores experience considerable stress and may even fail. आ गया heat conductivity. Heat conductivity is the ability of a material to conduct heat. It is influenced by nature of material, its structure, porosity, character of pores, and mean temperature at which heat exchange takes place. Materials with large size pores have high heat conductivity because the air inside the pores enhance heat transfer. ठीक है, आगे चलते हैं। फायर रेजिस्टेंस कि किसी की एबिलिटी to resist the action of high temperature without any appreciable deformation and substantial loss of strength is called the fire resistance. तो कई जगहों पर हम फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स भी बनाते हैं और वो हम यूज़ भी करते हैं। तो रिफ्रैक्टरीनेस जो है denotes the ability of a material to withstand prolonged action of high temperature without melting or losing shape. Materials resisting prolonged temperatures of 1580 degrees centigrade or more are known as refractory. तो हम high melting materials can withstand temperature from
1350 to 1580 degree centigrade, whereas low melting material withstand temperature below 1350 degree centigrade. ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया है कि 1350, 1580 कि 1350 से कम की होंगी तो वो जो है लो मेल्टिंग मटेरियल्स हैं, और जो उससे ज़्यादा और 180 डिग्री 1580 तक है वो हाई मेल्टिंग मटेरियल है, और जो 1580 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा को वो कर देते हैं, प्रोलॉन्ग टेम्परेचर्स को वो रेजिस्ट कर जाते हैं, उनको कहते हैं रिफ्रैक्टरी। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आपकी स्पेसशिप्स के ऊपर, आपके जो मुख्तलिफ आप सेटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, कोई आप स्पेसशिप जो भेजी है इंसान ने कई दफ़ा, उसके ऊपर भी इस तरह की ब्रिक्स लगाई जाती हैं रिफ्रैक्टरीनेस ब्रिक्स की, क्योंकि जो गर्मी है उसकी हिद्दत को जो है वो रिफ्लेक्ट भी करती है वो, और उसको इफेक्ट जो है उसके अंदर उसे वो उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको विथस्टैंड करती है, वह शील्ड काम करती है नीचे वाले मटेरियल्स के लिए। तो इस तरह की मटेरियल जो हैं वो हम ओवन्स में इस्तेमाल होते हैं, रिफ्रैक्टरीनेस मटेरियल्स और इस तरह की चीज़ें जो एस्बेस्टॉस और इन चीज़ों से भी हम उन्हें यूज़ करते रहे हैं पहले। आगे केमिकल रेजिस्टेंस है इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड द एक्शन ऑफ एसिड्स, अल्कलीज, सी वाटर एंड गैसेस। Natural stone materials, for example, limestone, marble, and dolomite, are eroded even by weak acids. Wood has low resistance to acids and alkalis. Bitumen disintegrates under the action of alkali liquors. तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो नेचुरल स्टोन मटेरियल और बाकी वो उनमें से कुछ जो हैं वो केमिकल रेजिस्टेंट नहीं होते, और कई चीज़ें जो हैं वो केमिकल रेजिस्टेंट भी होती हैं। तो हमने जो उसको हमें अगर पता हो कि कौन सी चीज़ केमिकल रेजिस्टेंट है तो आप उस चीज़ को उन जगहों पे लगाएंगे जिधर केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आप लड़कों में से किसी के फादर जो हैं वो किसी टेनरी के मालक हों, या कोई मतलब है चमड़े का कारोबार करती हों, तो आपको पता है कि चमड़े के अंदर कई किस्म के जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो अगर वो इस तरह का जो काम है वो किसी ऐसी बिल्डिंग आप बना रहे हैं जिधर केमिकल्स इस्तेमाल होंगे, तो आपने वो वाले मटेरियल इस्तेमाल करने हैं जो मतलब डोलोमाइट, मार्बल, लाइमस्टोन आप उधर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जो है इस तरह वुड को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप यूज़ करने के बजाय उधर कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्लास्टिक या उस तरह की पॉलीमर्स की, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई इस तरह के स्टोन्स लेके उनके ऊपर आप वैक्सिंग करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं जिससे उस पर केमिकल अटैक ना हो। ड्यूरेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड अदर फैक्टर्स। वो कितना ड्यूरेबल है, तो एक ड्यूरेबिलिटी है, और इस तरह की और भी कई टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम आ गए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह की है कि इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फेलियर अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय लोड्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग एंड इम्पैक्ट। ठीक है, तो the importance of studying the various strengths will be highlighted from the fact that materials such as stones and concrete have high compressive strength but are low tensile, bending and impact strengths. तो ये इसी वजह से अब ये आप दोबारा ये वाला जो strength में the importance of studying the various strengths will be highlighted from the fact that materials such as stones and concrete have high compressive strength but are low 1/5 to 1/50 टेंसाइल, बेंडिंग एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, फिर मैं आपको इसकी अहमियत बताता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। इसे आप समझें, फिर आपसे इस बारे में बात की जाती है।
जी देखें, इसकी अहमियत भी बता सकते हैं आप में से? सर जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में सारी बीम्स होती हैं और जो लंटर होता है और जो आरसीसी बीम्स जो स्लैब पे डलती हैं उनकी जो सारी स्ट्रेंथ होता है कि कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है कोई चीज, वो सारा जो मटेरियल होता है वो सिविल इंजीनियर ही सजेस्ट करता है, वरना सारी बिल्डिंग ज़लज़ले में ये ज्यादा लोड की सूरत में कोलैप्स कर सकती है। जी वो तो है, लेकिन देखिए हम इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम सिर्फ एक टेस्ट के ऊपर बेस करते, ठीक है, कौन सा टेस्ट? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर हम सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के ऊपर हम एक चीज़ की क्वालिटी को बेस करने लग पड़े, फॉर एग्जांपल कंक्रीट को और ईंटों को और चीज़ों को, देन वी वुड बी बाइस्ड। हम उस सिलसिले में हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमने एक सही उसके साथ तज्जिया किया। देखिए एक स्टूडेंट है, उसको अगर आपने एवेल्युएट करना है तो आप उसको एक कंपोनेंट के ऊपर उसे आप नहीं कह सकते कि इस ये बंदा जो है वो पढ़ने वाला है या नहीं है। आपने उस स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम देना होता है वो एग्ज़ाम जो है वो इस तरह का हो जो कि अगर आपने एक टीचर ने 5 टॉपिक पढ़ाए हैं तो कम से कम 4 टॉपिक्स जो हैं या 3 टॉपिक्स हैं उनको वो, या 4 टॉपिक को यानी 80% को तो इनकम्पेस करता हो, तभी वो आप कह सकते हैं कि वो लड़के जो हैं जिन्होंने आपने सही तरह से उसको एवेल्युएट किया है। अगर एक टीचर जो है वो 4 चैप्टर पढ़ाता है और उस 4 चैप्टरों में से उन लड़कों को सिर्फ एक चैप्टर की बेस के ऊपर एवेल्युएट करता है, तो ये क्या ठीक होगा आपके ख्याल में? नहीं सर, नहीं ठीक होगा। ये ठीक इसलिए नहीं होगा कि हो सकता है कि वो जो एक लड़का जो उस पेपर में जिसके नंबर नहीं आ रहे, यानी फेल हो गया है, उसके 2 नंबर आए या 4 नंबर आए 10 में से, तो वो फेल हो गया, या उसके 2 नंबर आए 100 में से, तो हो सकता है कि उस लड़के ने वो वाला एक टॉपिक किसी बीमारी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ना पढ़ा हो, तो उसका स्किप हो गया। अगर आपने 5 पढ़ाई हैं चैप्टर्स और उनमें से आपने 3 में से लिया है, तो तब भी वो लड़का उसने एक टॉपिक छोड़ भी दिया हो तो उसके तब भी आप कह सकते हैं कि वो या 100% आएंगे या 80% मार्क्स आएंगे। तो ये बात है कि आपको उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया पर आप उस बंदे को जज नहीं कर सकते। इसी तरह किसी मटेरियल को आप एक ही चीज़ पर एक टेस्ट के ऊपर जज नहीं कर सकते। ये आपका काम है इंजीनियर का स्पेसिफाई करना कि ये चीज़ किस लेवल के ऊपर इस्तेमाल होगी, यानी इसका क्या इफेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके एक जो बिल्डिंग है उसमें आपने कंक्रीट के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए हैं जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 2500 या 3000 से भी ज़्यादा PSI से ज़्यादा है, तो आप उससे अगर बीम बनाते हैं या आप उससे कोई और इस तरह की छत पे डालते हैं तो वो क्रैक हो जाएगी अगर उसमें आप सरिया नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/5 जो है या 1/6 जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। क्योंकि हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने ना टेस्ट की ना हमें पता था, अगर तो हमने जो बिल्डिंग बनाएंगे हम बेस करते हुए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, तो वह टेंसाइल फोर्सेस पे क्योंकि आपने नहीं चेक किया तो फेलियर हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्टिंग और सैम्पलिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी टेस्ट करेंगे वो आपका उससे मुताबिकत रखना चाहिए उसका। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक बेंडिंग स्ट्रेंथ भी है जो आप करते हैं। हम अगर किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं जिसमें आपने बीम्स दिए हैं, यानी छत डाली है और बीम्स दी हैं, तो उसमें आप इसी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो वीकनेसेस हैं कंक्रीट की, उसको ओवरकम करने के लिए हम उसमें सरिया डालते हैं या उसमें आयरन बार्स जो हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड। और वो दोज आयरन बार्स दे आर व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड, तो उनके 2 टेस्ट सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि बेंडिंग टेस्ट भी बड़ा लाजमी है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पे ज़लज़ला आता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो सरिया है या वो आयरन बार्स हैं या
रीइंफोर्समेंट बार्स जिनको कहा जाता है, वो बेंडिंग के दौरान टूट जाएं और उससे ज़्यादा डैमेज हो जाए एज़ कम्पेयर टू कि वो बेंडिंग टेस्ट जो है उसका आपने अगर नहीं किया, या यानी बेंडिंग टेस्ट में जो पास है दैट विल बिहेव डिफरेंट जो बेंडिंग टेस्ट में फेल है उसकी निस्बत। तो दीज आर द थिंग्स विच हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। आगे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस और रेजिलियंस है। ये ज़रा आप पढ़ें, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। Elasticity is the ability of a material to restore its initial form and dimensions after the load is removed. यानी इलास्टिक आपने देखा होगा कि आपने कई जो बच्चे हैं वो इलास्टिक के कपड़ों में उनके इलास्टिक डाला होता है, तो वही चीज़ इलास्टिसिटी एक उसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिक की, कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिस्टोर इट्स इनिशियल फॉर्म एंड डिमेंशंस after the load is removed within the limit of elasticity of solid bodies. The deformation is proportional to the stress. यानी अगर आप उसको उस पर स्ट्रेस डालते जाएं तो उसकी जो इलास्टिसिटी है, अगर वो इलास्टिक लिमिट में है तो उसका एक प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा। यानी अगर स्ट्रेस उसके ऊपर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसमें चेंज जो होगा लेंथ में वो प्रोपोर्शनल होगा एक ख़ास लिमिट तक। वो लिमिट जो है वो फिर हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब स्टील को और बाकी चीज़ें पढ़ाएंगे कि वो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है और उसमें क्या इफेक्ट आते हैं। आपने ये चीज़ जो है शायद अपने एफएससी में भी पढ़ी होगी, इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट और हुक्स लॉ आपने पहले भी फिज़िक्स में भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको उस बारे में इलास्टिक लिमिट्स वगैरह का पता है। Plasticity is the ability of a material to change its shape under load without cracking and to retain this shape after the load is removed. तो प्लास्टिसिटी होती है कि इलास्टिसिटी में तो वो वापस उसी तरह का बन जाता है, लेकिन ये जो प्लास्टिसिटी है ये जो है इसमें ये है कि वो क्रैक नहीं होगी चीज़ और उसके बाद अपनी जब उसमें से रिमूव करेंगे आप लोड तो वो अपनी जो शेप है अगर उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई है तो वो फिर डिफॉर्म ही रहेगा, अगर उसमें नहीं है तो वो अपनी जो शेप है उस पर वापस आ जाएगा। तो ये इसके जो प्लास्टिसिटी है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल आर स्टील, कॉपर एंड हॉट बिटुमन। वो प्लास्टिक है, वो डिफॉर्म अगर हो जाए कई दफ़ा तो फिर वो वापस उस जगह पर नहीं आता अपनी प्रॉपर शेप के ऊपर। हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन बाय अ हार्डर बॉडी। यानी अगर आप किसी चीज़ पर ज़ोर से मुक्का मारें और वो डिफॉर्म नहीं हुई तो वो ज़्यादा हार्ड है, अगर आप वो उससे डिफॉर्म हो जाए तो वो आप कहेंगे कि सॉफ्टर है एज़ कम्पेयर टू दैट मटेरियल। तो ये आपने एक मुक्के का जिस तरह, इसी तरह से हम ये मुक्के से तो आप फोर्स को अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो इसके लिए प्रॉपरली मशीनें बनी हुई हैं कि आपने कितनी फोर्स कितने डाई के ऊपर कितनी जगह के ऊपर कितना इम्पैक्ट लगाना है, तो उससे आप उसको कह सकते हैं कि उस पर किस तरह का इफ़ेक्ट हुआ, कितना उसके ऊपर क्रैक आया या क्या उसके ऊपर ज़ोर से वो लगा तो क्या हुआ, तो उसको आप हार्डनेस कहते हैं। तो हार्डनेस मेजर करने के भी आलात इंसान ने बनाए हैं जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। आगे टफनेस है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड और अब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर ब्रेकिंग इज कॉल्ड द टफनेस। Resilience is the ability of a material to absorb energy during elastic deformation and then to give it back when unloading. यानी ability of material to absorb energy during elastic deformations and then to give it back when unloading. ये जो resilience है ये एक ख़ास हद तक होता है। मिसाल के तौर पर इसमें
परमानेंट डिफॉर्मेशन थोड़ी सी किसी चीज़ में आ भी सकती है। इसकी एग्जांपल ये है कि जो आपकी रोड है, रोड जो असफाल्ट की बनी हुई रोड्स हैं, इनके ऊपर जब गाड़ियाँ या कोई चीज़ें गुजरती हैं तो ये हल्की सी डिफॉर्म होती हैं और उसके बाद वो आहिस्ता 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 अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। तो ये जो अगर उसके ऊपर जो रेपिटेशन ऑफ द लोडिंग की वजह से भी उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो वापस बैक आएँ, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशंस आ जाती हैं। तो रेजिलियंस की मिसाल जो है वो ये है कि कई आपने अगर मिसाल के तो कई इस तरह के मटेरियल्स हैं जिनको अगर आप किसी तरह से भी तोड़ें, यानी आप उसको डिफॉर्म करें और उसके बाद आप उसे गर्म पानी में डालते हैं या किसी में डालते हैं तो अपनी शेप को दोबारा रिटेन कर लेती हैं, क्योंकि उसको वो जो है यानी उसको रीओरिएंटेशन अपनी उस मटेरियल को करके तो वापस आती हैं। तो उस वक्त एकदम नहीं आती हैं जिस तरह इलास्टिक मटेरियल्स आते हैं। तो रेजिलियंस जो है ये बेसिकली किसी चीज़ का के जो इम्पैक्ट है उसको बर्दाश्त करने को रेजिलियंस कहते हैं। आगे हम करेक्टरिस्टिक्स, हम मटेरियल प्रॉपर्टीज में करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर अंडर स्ट्रेस जो है वो अब हम पढ़ेंगे। द करेक्टरिस्टिक बिहेवियर अंडर स्ट्रेस, कि वो क्या स्ट्रेस में मटेरियल्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अभी हमने फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, तो उसके बाद अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनके जो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर स्ट्रेस। तो डक्टाइल मटेरियल जो हैं कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, द एग्जांपल्स बीइंग कॉपर एंड रॉट आयरन। तो ये डक्टाइल मटेरियल के बारे में वो कह रहा है कि जो डक्टिलिटी है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, और डक्टाइल मटेरियल जो है वो वाले मटेरियल हैं जिनको आप थिन वायर में कर सकते हैं। मिसाल तो कॉपर एक डक्टाइल मटेरियल है, इसी तरह रॉट आयरन भी एक डक्टाइल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल हैं जिनमें प्लास्टिसिटी नहीं होती या बड़ी कम प्लास्टिसिटी होती है, ये विदाउट वार्निंग जो है वो हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कास्ट आयरन, स्टोन, ब्रिक, कंक्रीट, तो ये आपको बेसिकली वार्निंग नहीं देते। तो क्योंकि वार्निंग नहीं देते और एकदम टूट जाते हैं, तो इस वजह से इनको कई जगहों के ऊपर इस्तेमाल करते हुए कोई इसमें मटेरियल कुछ और मिलाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम कास्ट आयरन को नॉर्मली जो है वो छतों में या और जगहों पे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये एकदम टूट सकता है। इसी तरह हम जो दूसरा जो डक्टाइल किस्म का मटेरियल है वो हम कंक्रीट में स्लैब्स में डालते हैं, बार्स जो हैं उनकी, ताकि वो वार्निंग थोड़ी सी आपको मिले। तो जब वो टूट रहा हो या वो प्रॉब्लम्स उसमें हो रही हों तो वो इस तरह का हो कि जिससे आपको थोड़ी इंडिकेशन हो, ज़लज़ले के बाद अगर कोई छत टूट रही है तो आपको कितना टाइम मिल जाए कि आप बाहर निकल सकें। Stiff material have a high modulus of elasticity, permitting small deformations for a given load. Flexible material, on the other hand, have low modulus of elasticity and bend considerably without breakdown. So tough material withstand heavy shocks. आगे malleable, hard, ये दो materials हैं, इनको जरा पढ़ें आप। मैलिफियल मटेरियल वो मटेरियल हैं जिनको आप हैमर कर सकते हैं थिन शीट्स में इनटू शीट्स विदाउट रप्चर, कि वो टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। ये किस पर डिपेंड करता है कि इसमें डक्टिलिटी कितनी है और ये सॉफ्टनेस कितनी है मटेरियल में। कॉपर जो है
मोस्ट मेलिएबल मटेरियल है कि आप इसको कर सकते हैं मुख्तलिफ शीट्स के अंदर। इसी तरह हार्ड मटेरियल रेजिस्ट स्क्रैचिंग एंड डेंटिंग, फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन एंड क्रोम स्टील जो है वो हार्ड मटेरियल है। मटेरियल रेजिस्टेंस टू एब्रेशन सच एज मैग्नीज आर आल्सो नोन एज हार्ड मटेरियल। The difference between malleability and ductility, that malleability is the ability to deform easily upon the application of a compressive force, and ductility is doing the same with tensile force. ठीक है, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सैम्पलिंग और टेस्टिंग जो है वो हम क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं, और ये जो है कंस्ट्रक्शन में इसकी क्या अहमियत है, ये सारी चीज़ है कि सैम्पलिंग और टेस्टिंग के बारे में अभी हमें देखना है। ये पॉइंट्स हैं, ये ज़रा आप पढ़ें। देखिए, टेस्टिंग ऑफ अ मटेरियल इज नेसेसरी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन। सैम्पलिंग इज डन एज टेस्टिंग ऑफ ऑल मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। आप ये नहीं कर सकते कि जहाँ जहाँ आप सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक को टेस्ट करें, हर ब्लॉक को टेस्ट करें, हर चीज़ को करें। आपने उसे टेस्ट किया तो फिर तो वो तो फेल हो गया या पास हो गया जो भी है, तो आप अगर हर एक को टेस्ट करेंगे तो वो तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, या आप हर बड़े बड़े ब्लॉक को आप उसका थोड़ा सा पीस काट के चेक करने लगे तो दैट विल नॉट बी फीजिबल। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल जो है वो आप करते हैं ताकि आपको पता चले, प्रिडिक्ट करें प्रॉपर्टीज उस पूरी लॉट की जिसमें से आपने वो मटेरियल उठाया है, उसके रिजल्ट की बेस के ऊपर कि ये ठीक है कि नहीं है। तो मिसाल के तौर पर एक सरिया बन रहा है जो कि एक भट्टी में से बन रहा है, तो उसके अगर सरिया जो है वो 10 टन आपने वहाँ से लिया जो एक ही भट्टी में से एक ही वक्त के अंदर बन रहा था, तो उसमें से आप मुख्तलिफ सैंपल्स ले लेंगे। मतलब अगर वो 2 बैचेस में बना है, 3 बैचेस में बना है, तो आप हर एक बैच के अंदर से ले लेंगे 2-2 पीस, 3-3 पीस, उनको टेस्ट करेंगे। तो जो पास होगा वो बैच आपका एक्सेप्टेबल है, जो नहीं है उसे आप दोबारा वापस कर देंगे। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो मुख्तलिफ कोड ऑफ प्रैक्टिस में आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत इंटरनेशनल और बड़े ज़बरदस्त लेवल का है, तो हो सकता है कि आपको वो कहें कि जो भी सरिया आप टेस्ट करवाएंगे उसके 4 सैंपल करेंगे आप टेस्ट, और उनकी एवरेज आप लेने के बजाय उसकी आप मिनिमम वाला लेंगे वैल्यू, या वो ये भी कह सकता है कि आप एवरेज लेंगे, और वो ये भी कह सकता है कि आप इनमें से बेस्ट 3 लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या है, नॉर्मली हम उसकी, अगर आप कोई से सैंपल लेते हैं और एक ही लॉट में से लेते हैं, एक ही बैच में से लेते हैं, तो अगर उसमें से कोई भी एक सैंपल जो है वो फेल हो तो कई दफ़ा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो या आप उसकी दोबारा सैम्पलिंग करवाते हैं। तो टेस्ट फॉलोज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिजल्ट्स फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो ये इसका फ़ायदा क्या होता है टेस्टिंग का, कि इसके जो रिज़ल्ट हैं उनसे वो, क्योंकि स्टैंडर्डाइज आपने किया होता है, इस वजह से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी और क्या थी, या कहीं और जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर अपने लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट है वो आपने पत्थर का किया है, तो अगर पाकिस्तान में आपने किया है या अमेरिका में किया है या कहीं और किया है, तो क्योंकि वो टेस्टिंग की प्रोसीजर एक है और उसका स्टैंडर्ड एक है, तो अगर आप कहेंगे कि जी मेरे पत्थर की वैल्यू यहाँ 24 आई है, लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू, और अमेरिका में आप अगर उस पत्थर को जाके करेंगे तो उसका तब भी वो 24 आएगा। अगर यहाँ 24 उसकी आई है लॉस एंजल्स एब्रेशन, वहाँ भी 24 आएगी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम उस टेस्ट को बाकायदा जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड उसके ऊपर करें। This means maintaining standard condition for tests like temperature, rate or loading moisture content extra as specified for a particular test. इसके लिए आप फिर
सारी चीज़ें टेस्टिंग प्रोसीजर में आप देखते हैं कि आपने किस तरह किस रेट ऑफ लोडिंग क्या होगी, आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, टेम्परेचर लैब का क्या होगा, आप उसके अंदर क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप उसमें स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कंक्रीट को कितनी देर पानी में रखना है, कितनी देर पानी से निकालना है, कितनी देर पहले आपने उसको वो अनसोक करना है और कितनी देर पहले आपने उसे टेस्ट करना है, सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में लिखी होंगी। तो आज का आपका एक तो ये जो लेक्चर है ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। तो अब हम दूसरे वाला आपका जो एक और लेक्चर है उसके ऊपर जाते हैं और वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे भी हम आपको अगले वाले लेक्चर पर लेकर जाते हैं। आपको नजर आई जी बुक? सर यस सर। बेटा आपको बुक नजर आई है? यस सर, आ रही है। यस सर। नहीं आ रही सर। देखें जब आएगी। यस सर, नजर आ रही है। मटेरियल फॉर सिविल ये बुक इंजीनियरिंग है, एंड ये कंस्ट्रक्शन। बुक है जो कि आपने पढ़नी है। आप में से किस किस बंदे के पास ये बुक है? फाइल में डाउनलोड कर लेंगे। जी सर पीडीएफ में हेलो, पड़ी है, फिजिकल नहीं है हमारे पास। अगर आप फिजिकल खरीदना चाहेंगे तो फिजिकल भी आपको मिल सकती है, लेकिन मैंने आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो वाली आपको अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है। ये तकरीबन 14-15 MB की है ये बुक, तो ये आप इसको देख लीजिएगा और इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है ये 1.1 से लेके तो ये पूरे का पूरा ये इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि लोडिंग कंडीशंस, टेस्ट एंड रिलेशंस, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर, विस्कोइलास्टिक बिहेवियर, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में और नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी ये सारा आपको बताता है। फिर प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सूटेबल डिज़ाइन, मटेरियल वेरिएबिलिटी के बारे में, लेबोरेटरी मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में, और ये सारी चीज़ें आपको बताता है। तो ये डायल गेजेस और इस तरह की जो मटेरियल प्रॉपर्टीज चेक करने के हालात हैं इसके बारे में बताता है। आप लड़कों ने ये करना है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर को। क्या करना है आपने? अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ के आना है अगली दफ़ा। हमने सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपको ये पहला चैप्टर जो मैंने आपको भी पहले एक लेक्चर दिया है वो वाला मैंने डगल की बुक में से था, वो मैंने आपको जो बुक है ना एक, वो वाली मैंने आपको वो भी अपलोड कर दी हुई है, ठीक है। ओके सर। तो वो भी आप डाउनलोड करके आप इसको आराम से पढ़ लें, ठीक है। यस सर। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी डाउनलोड में या कोई प्रॉब्लम, तो मैं किसी और जगह पर भी आपको डाल दूंगा या CR को भिजवा दूंगा, वो आपको दे देगा। किस तरह का सिस्टम वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं कि इसके अंदर से हम नेचर ऑफ द मटेरियल सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर स्टील का, ये भी हम इधर से पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, और इसके अलावा एल्यूमिनियम भी थोड़ा सा, एग्रीगेट्स को भी पढ़ेंगे। तो ये आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स जो हैं वो हम यहाँ से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पोर्टलैंड सीमेंट के मिक्सिंग वाटर एंड मिक्सचर्स, ये भी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से पढ़ लेंगे।
तो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट भी है, इसमें मेसनरी यूनिट्स हैं। ये 8वां चैप्टर जो है इसका, ये भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे यहाँ से आगे। बाकी वो एस्फाल्ट वगैरह को हम सिर्फ टच करेंगे, ज़्यादा नहीं, आगे वुड हम पढ़ेंगे यहाँ से, जो इसका 10वां चैप्टर है ना वुड का, ये भी पढ़ेंगे यहाँ से। कंपोजिट मटेरियल्स के ऊपर जो है मैं हो सकता है कि आपको मुख्तलिफ छोटी मोटी वो असाइनमेंट्स वगैरह भी दे दूँगा। इस तरह से हम ये पूरे का पूरी जो किताब है इसको हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब है कि यू कैन डू दैट। चलो सर। अच्छा जी, आपको नज़र आ रही है? ये बड़ी कर दी है मैंने ज़रा। यस सर, आ रही है नजर। जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? हेलो जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। सारों को हो रहा है, आपको क्यों नहीं हो रहा? भाई आप में से कोई लोग हैं जिनको अब हो रहा है सर, screen show अब हो रहा है रही सर, अब हो रहा है सर। देखिए, मटेरियल इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन, स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड इन अ जॉब। ये मटेरियल इंजीनियर्स के बारे में कहता है। हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो जो आप इंजीनियर मटेरियल्स में आप जो होंगे, आप उसके अंदर ये मटेरियल जो हैं ये मस्ट मीट सर्टेन क्लासेस ऑफ क्राइटेरिया और मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ये क्लास ऑफ क्राइटेरिया क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर, मैकेनिकल फैक्ट प्रॉपर्टीज़, नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशंस और एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़। यानी एक चीज़ जो है वो सस्ती भी हो, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई हैं वो भी हों, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यानी नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हों उसमें, और प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन कि वो चीज़ आपको अवेलेबल भी हो वहाँ ईजीली उस इलाके में, या नहीं है आपको अवेलेबल तो आपने उसे किस तरह से बुलाना है, किस तरह से यूज़ करना है। और एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ ये कि वो खूबसूरत भी लगे उस जगह में। मिसाल के तौर पे एक नेचुरल लेक है, उसके किनारे आप एक भद्दी सी बिल्डिंग बना दें जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है और उसमें कोई ब्यूटी है ही नहीं, तो आप उस बारे में आपका क्या जायज़ा होगा, क्या आपका उसका यानी नुक्ता नज़र क्या होगा आपका? आप यही कहेंगे कि जी ये तो पूरी की पूरी जो इस जगह की ब्यूटी है उसको दागदार कर दिया गया। ऐसे ही होगा ना? यस सर। हैं जी? हेलो यस सर। तो बेटा बात ये है, यस सर। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिन जगहों पर इंसान ने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स किए और उनमें वो इस तरह की वो बिल्डिंग्स बना दी कि जिनका नहायत ही गंदा इम्पैक्ट जो है उस इलाके में हुआ, तो जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स या तो लोग उनमें नहीं रहे या लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। और मतलब मैं आपको मिसाल ये दे सकता हूँ कि अगर आजकल एक और चीज़ भी नई जो है वो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग जो हैं वो किसी और मुल्क में जाके तो वहाँ ज़मीन ख़रीद के तो उधर रह लें, यानी जो जिस तरह का उन्हें इलाका जो है वो पसंद है उस तरह के इलाके में वो जाके रहना शुरू कर दें। तो वो जो है इस तरह की जो थिंकिंग्स हैं, तो लोग माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे शहरों को, दूसरे मुल्कों को अपने सुकून की खातर। अपने मतलब कई लोग जो हैं वो यूरोप से और अमेरिका से और इंग्लैंड से वो शिफ्ट होके अफ्रीका के कई ममालिक के अंदर उन्होंने अपना रवांडा में और मुल्कों में भी वो रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि उन लोगों को वहाँ की ब्यूटी और उनकी वहाँ की जो मतलब है कि सीनरी वो पसंद आई। तो इस तरह इंसान जो है वो कई चीज़ें, कईयों को इकोनॉमिक्स की वजह से लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। मसलन
अगर आप लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप में से कोई आदमी रहना चाहे तो इधर प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह पे इस्लामाबाद की ज़मीन थोड़ी सी है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आकर तो अपने बिजनेस एक्टिविटी और चीज़ों के लिए आने लग पड़ेंगे। जबकि गांव में अगर आप जाएं तो बेहिसाब आप ज़मीन लेकर रह सकते हैं। तो कई लोग फिर इस तरह करते हैं कि वो गांव वगैरह में फार्म हाउसेस या बड़ी जगह ले लेते हैं और उसमें अपना आराम से रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो भी हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं, ये इकनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं, ये भी एक आपके उस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन जो मटेरियल के अंदर जो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके बारे में भी सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ना बहुत लाजमी है, जो कि यहाँ अंडरलाइन करके ये सारी की सारी आपके सामने आ रहा है, वो दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ के आएँ, तो हम इसको इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि मंडे को क्लास रखी जाए या ट्यूसडे को रखी जाए आपकी क्लास? सर मंडे को रख सर मंडे को मैथ की क्लास होती है, ट्यूसडे को हाँ कर जी, दें। मंडे को मैथ की क्लास होती है। तो कोई बात नहीं, मैथ की आपकी क्लास जो है वो तो 2 घंटे होगी ना? सर्वे की भी सर कभी कभार 3 घंटे होती है। सर्वे की है आपके हमारी। सीआर जो हैं वो मुझे बता देंगे कि कब रखेंगे, तो हम उस रोज एक रखेंगे। और एक अगली से अगली जो क्लास होगी आपकी वो जुमे को होगी। तो अगले वीक में आपकी 2 क्लासें हैं, वो मंडे को, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जब भी रखनी है, तो उससे अगली क्लास जो है वो एक जुमे को होगी, ठीक है, इसी टाइम पर जी सर। इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाह तो इसी तरह से आपकी क्लास हो जाएगी। तो ये फिर मैं एक मिनट, ये मैं आपकी जो आज की क्लास है इसको एक मिनट, ये मैं आपको जो ये शो कर रहा हूँ, ये वाला मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो एक मिनट आप मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा, तो आपकी जो एक मिनट, सीआर साहब किधर हैं? यस सर। शहरयार साहब? यस सर। अच्छा Yes, यार, आप sir. ऐसे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, यस सर। इनकी हाजिरी जो है ना, हाजिरी वो आपने ले ली है? यस सर, मैंने स्टार्ट में ले ली थी। और जो बाकी लड़के हैं उनका, दूसरे सेक्शन ये के? सेक्शन ए की मैंने ली है, सेक्शन बी की नहीं ली। तो सेक्शन बी का कौन है सीआर? सर वो जैफ है। सर मैं वो किधर है? सर इधर ही। हुज़ैफा साहब आप ले लेंगे? यस सर। तो आप मुझे फिर कब तक, या आज मुझे भिजवा दीजिएगा फिर, ठीक है? ठीक है सर। तो ये आप ले लें फिर अभी। मेरे पास इधर इनका हाजिरी का ऑप्शन जो है ना, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक मिनट, हाँ ये आ गया। जीआर दे देगा सर आपको। 78 अटेंडीज आ रहे हैं मुझे, ठीक है ना? हाँ। ठीक हो गया जी? यस सर। ठीक हो तो आप इनको सारा कर लीजिए। तो आज का फिर लेक्चर ख़त्म। तो आप हुज़ैफा, आप भी और शहरयार
आप दोनों आपस में डिस्कस करके मुझे बता दीजिएगा कि मंडे को लेनी है क्लास या ट्यूसडे को लेनी है। मेरा ख्याल है आप जिस तरह कहेंगे फिर हम उसके ऊपर आपसे डिस्कस कर लेंगे कल, तो करने के बाद फिर आपको बता दूंगा, ठीक है? यस सर। तो अभी मैं जो हूँ इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है, एक मिनट।